A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter How do organisms reproduce. इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग थिंग्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को बचा कर रखते हैं या आने वाली जनरेशन के लिए एक बेस तैयार करते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब पैदा करना या बनाना। ओके, तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं। तो उसका कारण ये है, रिप्रोडक्शन करने का कारण ये है, ना ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे सांस लेना हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, एक्सक्रीशन हमारे लिए ज़रूरी है, खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी है, पानी पीना हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। बट रिप्रोडक्शन हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोड्यूस करने का कारण ये है कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को, अपनी प्रजाति को बचा कर रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, जबकि आप खुद सोचिए, रिप्रोडक्शन में ढेर सारी एनर्जी स्पेंड होती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। ओके, बट ये कोई वाइटल प्रोसेस नहीं है, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, बट फिर भी करना पड़ता है। ओके, क्योंकि हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए, सभी इंसानों में दो आँखें, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, लिवर, किडनी, सब चीज़ें कॉमन होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का डिज़ाइन सिमिलर है। ओके, एक ही जैसे डिज़ाइन वाले हम लोग सारे के सारे इंसान हैं। इसी तरह डॉग्स भी एक ही डिज़ाइन वाले हैं, कैट भी एक ही डिज़ाइन वाली है, टाइगर भी, लायन भी। तो ये सारे एनिमल्स एक ही डिज़ाइन के हैं। ये डिज़ाइन बनता कैसे है? ये डिज़ाइन बनता है हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है। तो डीएनए में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोडिंग होती है जो हमारे शरीर के प्रोटीन को ऐसा बनाती है कि हमारे बॉडी का डिज़ाइन एक ही जैसा रहे। ओके, सभी इंसानों का बॉडी का डिज़ाइन एक ही जैसा रहे। ठीक है। अलग अलग प्रोटीन जो है वो अलग अलग बॉडी डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है। हम इंसानों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उससे हम इंसानों की बॉडी का डिज़ाइन बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब होता है, जैसे आपके क्लास में कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है जिसकी जिसके जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत है। इतनी ताकत आपके पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं है। तो वो आप सब लोगों से वेरीड हो गया, अलग हो गया। ओके, उसके अंदर वो ताकत है, इसका मतलब वो उसके अंदर वो वेरिएशन मौजूद है जो उसको बाकी लोगों से अलग बनाता है और उसको सरवाइव करने में मदद करता है। ठीक है। वेरिएशन आते क्यों हैं? ताकि ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कठिन परिस्थितियों में ज़िंदा रखने के लिए वेरिएशन ही काम आता है। ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं होगा
तो इंसानों में जो इम्यूनिटी है, एवोल्यूशन है, वो नहीं होगा। ओके, वेरिएशन का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, गैलापागोस आइलैंड एक जगह है, वो एक आइलैंड का ग्रुप है। वहाँ पर एक चिड़िया पाई जाती है जिसको बोलते हैं डार्वेनियन फिंचेस। क्या बोलते हैं? डार्वेनियन फिंचेस। ये जो चिड़िया होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये आइलैंड के चारों कोनों में पाई जाती है। सभी जगह ये चिड़िया मिलती है, बट चारों कोनों की जब चिड़ियाओं को एक साथ रखकर स्टडी किया गया तो उनमें एक वेरिएशन मिला सब में। क्या अलग था उन सब चिड़ियों में? उन चारों चिड़ियों में उनकी चोंच अलग थी, किसी की पतली थी, किसी की मोटी थी, किसी की लंबी थी, किसी की छोटी थी। तो ये वेरिएशन सभी चिड़ियों में मिला हमको देखने को। अब साइंटिस्ट यानी जो चार्ल्स डार्विन थे, वो सोचने लग गए कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने पता किया, पता लगाया, स्टडी की उन बर्ड्स के ऊपर। तो उनको पता लगा कि चारों कोनों में जो खाना मौजूद है उनके लिए, वो खाना अलग अलग है। ठीक है, तो खाने के हिसाब से उनकी चोंच जो है वो मॉडिफाई हो गई, उनकी बीक जो है वो मॉडिफाई हो गई। इसी को वेरिएशन बोलते हैं। अगर उनकी बीक खाने के हिसाब से मॉडिफाई ना हुई होती तो वो खाना नहीं खा पाती। ओके, अब चलिए मैं रीड करूँगा इस पैराग्राफ को और आपको वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा जो भी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो वेल डिफाइंड प्लेसेस को फिल करती है। फिल मतलब भरती है, ठीक है, या नीशेस को भरती है। ठीक है, इकोसिस्टम में जो एरियाज़ होते हैं उनको भरती। आप देखते हैं आपके आसपास कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वो प्लेन हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, ठीक है, चाहे तालाब हो, नदी हो, उन सब इकोसिस्टम में आप ये देखेंगे कि ढेर सारे जानवर या कीड़े मकोड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ देखने मिलती है कि कहीं पर भी हम नज़र घुमाएं हमें कीड़े मकोड़े जानवर वगैरह देखने मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखा है, मेंटेन रखा है, बना कर रखा है। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म उनमें से अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। ओके, द consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features। जो डीएनए की कॉपी बनती है हर एक सेल में, वो कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी डिज़ाइन और उसके फीचर्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो डिज़ाइन है वो उस जगह के हिसाब से सूटेड रहता है। जैसे पोलर बियर बर्फ़ में रहने के लिए बना है, बहुत ज़्यादा ठंड में रहने के लिए उसकी बॉडी का डिज़ाइन बना है, इसीलिए उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटी फैट की लेयर होती है। वहीं हम देखेंगे कि दूसरे बियर जो होते हैं वो गर्मियों में भी रह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी का डिज़ाइन वैसा है। तो बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन डायरेक्टली जुड़ा है किस चीज़ से? जो पॉपुलेशन है, ओके, जो प्रजातियां हैं उनकी स्टेबिलिटी से। ठीक है, स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है, जैसे हम इंसान हैं, हम एक स्पीशीज़ हैं, हमारी स्पीशीज़ का नाम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी से रिप्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाउएवर नीशेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। नीशेस मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, वातावरण। ओके, तो नीशेस चेंज हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के परे। जैसे एकदम से गर्मी बढ़ गई, या कोई ऑर्गेनिज्म जिसको ठंड नहीं बर्दाश्त होती है तो एकदम से बर्फ़ गिर गई, तो इन सभी चीज़ों से वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ओके,
तो ऑर्गेनिज्म का बस नहीं चलता है उसके आसपास के नीश के ऊपर, उसका नीश चेंज हो सकता है किसी भी तरह, ठीक है। टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, हमारी पृथ्वी में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो अप या डाउन हो सकता है, मतलब ज़्यादा या कम हो सकता है कभी भी, ओके। वाटर का लेवल अलग अलग हो सकता है, या फिर कोई भी बड़ा सा उल्का पिंड, मीटियोराइट आ करके हमारी अर्थ से टकरा सकता है, जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ था। डायनासोर्स की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, एक बड़ा सा मीटियोराइट आके अर्थ से टकरा गया था इसलिए, ओके। इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म was suited टू अ पर्टिकुलर niche, अगर एक पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स की, बच्चे पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स की एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पर रहती है, एक पर्टिकुलर नीश में रहती है, और एकदम से वो नीश जो है वो बदल दिया जाए, ठीक है। सपोज वो पॉपुलेशन थी कैमल्स की, ऊँट की, ऊँट सिर्फ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऊँट को गर्मी पसंद है, ठीक है, वो गर्मियों में ही रहता है, रेगिस्तानों में ही रहता है। बट अगर ऊँट को एकदम से वहाँ पर बर्फ़ गिर जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ पर एकदम बर्फ़ गिर जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, तो जो ऊँट है यानी डेज़र्ट, डेज़र्ट का शिप ऑफ डेज़र्ट जिसको बोलते हैं कैमल, ओके, तो कैमल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ओके, वो मर जाएगा। ऐसे ही अगर पोलर बियर को, जो बर्फ़ में रहते हैं, उनको हम किसी गर्म जगह, सपोज राजस्थान में रख दिया जाए, तो वो मर जाएंगे, ओके, क्योंकि वो उसी जगह के हिसाब से उनके शरीर ढल गया है या बॉडी का डिज़ाइन बन गया है जहाँ पर वो रह रहे हैं, ओके। If a population of reproducing organism was suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, मतलब वो जगह को पूरी तरह बदल दिया जाए जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, द पॉपुलेशन वुड बी वाइप्ड आउट, वहाँ से वो पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर इफ़ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट, अगर कोई वेरिएशन आए इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स में, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, उनमें कुछ चांस ऐसा मिल सकता है सरवाइव करने के लिए। दस, इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वहाँ पर जो टेम्परेट वाटर में रह रहा है, टेम्परेट मतलब ठीक ठाक जो पानी है वहाँ पर रह रहा है, अगर वाटर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर ठंडे पानी में रहने वाला कोई बैक्टीरिया है, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाए, तो वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर यहाँ एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि जैसे हम इंसान हैं, हम गुजरात में अभी रह रहे हैं, ठीक है, गुजरात में गर्मी भी पड़ती है और थोड़ा बहुत ठंड भी पड़ती है, बारिश भी होती है, लेकिन हमको ऐसे इलाके में छोड़ दिया जाए जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसीलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एरिया के हिसाब से, अपनी जहाँ पर वो रह रहा होता है उसके हिसाब से उसका शरीर जो है वो ढल जाता है, उसकी बॉडी का डिज़ाइन ढल जाता है, ठीक है। वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम, इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है, ओके, ताकि स्पीशीज़ समय के साथ साथ सर्वाइव कर सकें, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनमें फिजन पाया जाता है जिसको हम पढ़ेंगे, फिर उनमें पाया जाता है फ्रैगमेंटेशन, फिर उनमें पाया जाता है रीजनरेशन, फिर पाया जाता है बडिंग, और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उनमें पाया जाता है, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? पहला है फिजन, ओके, फिर है फ्रैगमेंटेशन, फिर है रीजनरेशन, उसके बाद बडिंग, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म में ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अब एक्टिविटी 8.1 को रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिज़ोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 10 ग्राम शक्कर को 100 ml पानी में घोल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। इस सॉल्यूशन का 20 ml एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें ईस्ट डाल दीजिए। ईस्ट जो ब्रेड या बिस्किट या केक बनाने के लिए यूज़ होता है। ईस्ट एक फंगस आता है, पैकेट में आता है, उसको आप ले लीजिए और थोड़ा सा 20 ml निकाल करके इस सॉल्यूशन को ईस्ट में डाल दीजिए। थोड़ा सा ईस्ट को डाल दीजिए इस सॉल्यूशन में, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक कॉटन के प्लग को टेस्ट ट्यूब के माउथ में रख देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 10 ग्राम शक्कर को 100 ml पानी में घोल देना है। इस सॉल्यूशन का, यानी ये जो शक्कर वाला पानी है, इसका 20 ml आपको लेना है और इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देना है, ठीक है। और इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब के जो ऊपर माउथ है उस पर कॉटन लगा देना है और उसको एक गर्म प्लेस में रख देना है। 1-2 घंटे बाद एक थोड़ा सा ईस्ट का कल्चर लेकर के, मतलब वो जो सॉल्यूशन था उसको लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, ओके। टेस्ट ट्यूब से लेकर के एक स्लाइड में डालना है, एक पतली सी कांच की लेयर में डालना है और उसको एक कवर स्लिप से कवर कर देना है, ठीक है। और उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, आपको क्लियर दिखेगा कि जो ईस्ट फंगस है वो कैसे मल्टीप्लाई करता है, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। ईस्ट की ग्रोथ आपको क्लियरली दिखेगी। अब एक्टिविटी 8.2 देखते हैं। एक्टिविटी 8.2, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड की स्लाइस को गीला कर दीजिए, उसको एक ठंडी जगह पर रख दीजिए, ठीक है। मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, ठंडी, गीली और अंधेरी जगह पर रख दीजिए, ठीक है। एक ब्रेड, जो आप ब्रेड खाते हैं उसके टुकड़े को एक ठंडी, अंधेरी और गीली जगह पर रख दीजिए। कुछ दिन बाद उस ब्रेड की सरफेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से 1 हफ्ते बाद लगभग देखिएगा, ओके। उसमें आपको फंगल ग्रोथ नज़र आएगी, ब्रेड मोल्ड नज़र आएगा। ये एक फंगस होता है, ओके। और इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जो भी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह जो भी आपने लिया है देखने के लिए, उससे आप देखिएगा तो आपको क्लियर फंगस की ग्रोथ नज़र आएगी ब्रेड के ऊपर 1 हफ्ते बाद, ओके। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। अब आपको कंपेयर करना है उन तरीक़ों से जिसमें पहले केस में ईस्ट ग्रो हुआ था, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट हमने ईस्ट के साथ किया था। हमने क्या किया था कि 10 ग्राम शक्कर को 100 ml पानी में घोल दिया था और उसका एक शरबत बना लिया था। उस शरबत का 20 ml हमने लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया था और थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया था उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ईस्ट एक फंगस होता है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ये ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है। उस टेस्ट ट्यूब के माउथ में कॉटन लगा देना है। फिर थोड़ा सा वो जो ईस्ट वाला जो शरबत है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको एक वॉच ग्लास में रख के ऊपर से कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देखना है, ओके। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ईस्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हैविंग डिस्कस्ड द कंटेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज एक्चुअली रिप्रोड्यूस, ओके। जिस कंटेक्स्ट में हमने ये जाना कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे काम करती है, अब हम ये एग्जामिन करते हैं कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो तरीके जिससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो तरीके किस पे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के डिज़ाइन पर। जैसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने शरीर को तोड़ करके 2 हिस्सों में बट जाए और वो 2 नए ऑर्गेनिज्म बन जाए। फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एक अमीबा पहले खा पी कर बड़ा हुआ, फिर उसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर वो खुद
बीच से दो पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश करने लगा, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये दो अलग अलग एमीबा बन गए एक से। ओके, तो मदर सेल से दो डॉटर सेल बन गए यहाँ पर। ठीक है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, सेल डिवीजन यानी सेल का जो डिवीजन होता है या फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। सेल डिवीजन या फिजन से नए इंडिविजुअल बनते हैं। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न जो हैं फिजन के वो ऑब्जर्व किए गए हैं। फिजन के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व किए गए हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बट जाते हैं बहुत सारे प्रोटोजोआ और ओके बहुत सारे प्रोटोजोआ दो टुकड़ों में बट जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, दो टुकड़ों में बटना ड्यूरिंग डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी जगह ये हो सकता है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन या फिजन, इससे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन का तरीका है। ठीक है, फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बच्चे पैदा करने का तरीका है। ठीक है, अब एक्टिविटी 8.3 की बात करते हैं। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। अमीबा की एक परमानेंट स्लाइड को आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। इसी तरह से एक और परमानेंट स्लाइड आपको अमीबा की देखनी है जिसमें बाइनरी फिजन हो रहा हो। ठीक है, नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोथ स्लाइड। ठीक है, एक अमीबा को देखना है और फिर अमीबा का ही आपको एक बाइनरी फिजन देखना है, कैसे अमीबा अपने आप को बीच से तोड़ करके दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिविटी है, ये जब माइक्रोस्कोप होगा आएगा तो ये सारी एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन दिखा रहा है। एक है अमीबा जो ऊपर बना हुआ है और दूसरा है लिशमानिया। लिशमानिया डोनोवानी एक बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं काला आजार। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लीशमानिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो अपने आप को बीच से दो पार्ट में डिवाइड करके दो लीशमानिया बन जाता है। ओके, however some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies। हालांकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं अपनी बॉडी का, जैसा देखा जाता है लीशमानिया में। लीशमानिया जो है वो काला आज़ार कॉज करता है। ओके, लीशमानिया से काला आज़ार नाम की बीमारी होती है विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके पास एक चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन कंटिन्यूज इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। बाइनरी फिजन एक पर्टिकुलर तरीके से होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में। जैसे आप देख सकते हैं इसकी पूंछ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये फिर जो स्प्लिटिंग है वो फैलती गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पूंछ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई और वहाँ से स्प्लिट होकर के पूरा ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर आपको दिखे ऊपर उन स्ट्रक्चर में आपको बाइनरी फिजन क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे पूंछ से अलग होकर ये ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दूसरे सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में पाया जाता है, मच्छर की जो मुंह है उसमें पाया जाता है। जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो हमें काटती है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारे ब्लड से हमारे लिवर में जाकर के मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे ब्लड में फैल जाता है और हमें हमारे आरबीसी को ये खाने लगता है। ओके, जिससे हमें फीवर वगैरह आता है। ओके, और मलेरिया हो जाता है। तो अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट, दूसरे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ये बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन से। ईस्ट ऑन अदर हैंड, ईस्ट दूसरी तरफ देखा जाए तो कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स, ये छोटे छोटे बर्ड्स में टूट जाता है। दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, जो टूट जाते हैं और बाद में ग्रो करते हैं। फिर फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है
अपने शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में मैंने काट दिया, तो ये तीनों पार्ट एक एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। ये प्लानेरिया था। तो चलिए फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है 8.4, उसको मैं रीड करना चाहूँगा। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड। एक तालाब या एक लेक यानी झील से आपको पानी इकट्ठा करना है। वो पानी डार्क ग्रीन दिख रहा होगा आपको, और जिसमें बहुत सारे फिलामेंट वाले स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। 1 या 2 फिलामेंट को आपको स्लाइड में रख लेना है, थोड़ा सा ग्लीसरीन डाल देना है इन फिलामेंट में, और एक कवर स्लिप से कवर कर देना है। माइक्रोस्कोप से देखना है, ठीक है। आपको अलग अलग स्पाइरोगायरा दिख रहे होंगे, ठीक है। स्पाइरोगायरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। इन तो ये यू स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन होते हैं, यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाता है ये। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। सिंपल रिप्रोडक्टिव तरीका काम कर जाता है। जैसे स्पाइरोगायरा है, वो सिंपली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बड़ा होकर के, मैच्योर होकर के। दीज पीसेज और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये जो पीसेज या फ्रैगमेंट्स हैं, ये नए नए इंडिविजुअल में टूट जाता है। कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस। क्या हमें इसका रीज़न पता चल सकता है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सही नहीं है। दे कैनॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। ये सिंपली एक सेल से दूसरे सेल पे टूट करके नहीं बन सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रैंडम कलेक्शन नहीं होता है सेल्स का उनमें, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज़। जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। और जो टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। बाद में दे हैव टू बी प्लेस्ड एट डिफिनेट पोजीशंस इन द बॉडी। और वो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर अलग अलग पोजीशन में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, रख दिए जाते हैं। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशंस, इस तरह की केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशंस में सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। एक सेल से दूसरे सेल बनना यानी सेल बाय सेल डिवीजन जो है वो इम्प्रैक्टिकल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके रिप्रोडक्शन के निकाल लेते हैं, ठीक है। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized function. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हम, इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। तो हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, इस जनरल पैटर्न को फॉलो करके रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप। इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक सेल टाइप का फंक्शन होता है। हाउ इज़ द रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप। एक सिंगल सेल टाइप से रिप्रोडक्शन कैसे अचीव किया जा सकता है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ मैनी सेल टाइप्स, अगर ऑर्गेनिज्म खुद बहुत सारे सेल टाइप्स में डिवाइड हो जाए, द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग। एक सिंगल सेल टाइप है ऑर्गेनिज्म में जो ग्रो करने के केपेबल होता है, ठीक है। प्रोलिफरेटिंग मतलब फैलने के केपेबल होता है, ओके। डिवाइड होने के केपेबल होता है। और मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर राइट सर्कमस्टेंसेस, सही सर्कमस्टेंसेस में जब सेल डिवीजन की बारी आती है तो नए नए सेल वो बना सकता है। तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर के मियोसिस या माइटोसिस प्रोसेस से 2 सेल या 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, ओके।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा हमने जाना किसके बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में। तो ये दो तरीके पढ़े, आगे हम चार और तरीके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है मेरे से पूछिए, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया है आप मेरे को बताइए, मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा उसको। ओके, बस आपको एक काम करना है, घर पर रीड करते रहना है एनसीईआरटी बुक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।